Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and in this video, in this session we are going to discuss the rest part of the previous video. जो पहले वाली वीडियो में कुछ टाइप्स ऑफ जो हमने कैटेगरीज की थी वर्ड्स की, उनमें कुछ बचा हुआ था, उसी को कवर करेंगे। तो पहले वाले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स को कैसे याद करें, तो उसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो एसोसिएशन मेथड, एक वर्ड आपको पता हो उससे दूसरे को जोड़ना। दूसरा मैंने एक वर्ड आपको बताया वर्ड को ब्रेक करना, मेथड बताया वर्ड को ब्रेक करना, PRS मेथड, P फॉर प्रीफिक्स, R फॉर रूट और S फॉर सफिक्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये PRS मेथड है जिसकी मदद से हम वर्ड्स को ब्रेक कर पाते हैं, उनको याद कर पाते हैं। इसके लिए मैंने आपको अनकाउंटेबल का एग्जांपल भी दिया हुआ था। अन प्रीफिक्स है, आर काउंट आपका रूट है और एबल आपका सफिक्स है ना। तो ये पूरा अनकाउंटेबल PRS मेथड को लगाकर बनाया गया है। तो हमने अब तक इसमें क्या क्या डिस्कस किया था। सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। एंटोनिम्स की कैटेगरी जो हमने डिस्कस कर ली थी, और उसके बाद होमोफोन्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था, पैरोनिम्स को भी कर लिया था। अब उसके बाद जो हमारा अगला नंबर था दैट इज़ होमोनिम्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि सडन में जो 5th नंबर पर आपको दिख रहा है, ये 5th नंबर पर जो होमोनिम्स है इसको डिस्कस कर रहे थे। इसी बीच हमारा जो वीडियो था सडन में रुक गया था, तो यहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बेसिकली होमोनिम्स क्या होते हैं आप देख पा रहे हैं। होमो मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था सेम होता है या सिमिलर होता है। ओनिम का मतलब नेम। बेसिकली पूरे का मतलब क्या है, वन स्पेलिंग मैनी मीनिंग्स। इसमें स्पेलिंग एक रहेगी बट एक ही स्पेलिंग की कई एक से ज़्यादा मीनिंग रहेंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है बैट, तो बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है और बैट का मतलब बल्ला भी होता है। तो हो क्या रहा है कि स्पेलिंग एक ही है लेकिन मीनिंग्स इसकी क्या है, एक से ज़्यादा है। इसी तरह एक वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल एक कैपिटल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक राजधानी के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा पूंजी यानी कि जो पैसा है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये होमोनिम्स की कैटेगरी में आएंगे, है ना। जो अगला जो हमारा है, इसी में और भी कई सारे वर्ड्स हैं हम लिख सकते हैं होमोनिम्स की कैटेगरी में, है ना। अब अगली वाली जो हमारी कैटेगरी है दैट इज़ एपोनिम। तो एपोनिम उस कैटेगरी को हम बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है कि बेस्ड ऑन नेम, इसमें उन शब्दों को रखेंगे जो किसी के नाम पर बेस्ड हो, या किसी में अब वो नाम फिक्शनल हो सकता है, नॉन फिक्शनल हो सकता है ना। तो ये इसमें जो वर्ड्स आएंगे इस कैटेगरी में सारे नाम पर बेस्ड रहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है जगरनॉट। अब ये जगरनॉट कहाँ से लिया गया, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये जो जगरनॉट है ये बेसिकली आपका जगन्नाथ से लिया गया है। तो जगन्नाथ से लिया गया, तो इस वर्ड को कैसे उन्होंने यूज़ किया, और इसका मतलब जो मैंने लिखा हुआ है और है भी अनस्टॉपेबल फोर्स। तो इसका अनस्टॉपेबल फोर्स क्यों है, मतलब ऐसे ही जो पावर जिसको रोका ना जा सके, ऐसा बल जिसको रोका ना जा सके, है ना, वो क्यों रखा गया, उसके पीछे एक कारण है। तो ये जगरनॉट है, JUGGERNAUT, जगरनॉट, इसका बेसिकली मतलब क्या है, अनस्टॉपेबल फोर्स। और ये क्यों नाम पर ऐसा रखा गया, तो बेसिकली जो जगन्नाथ है वहाँ पर एक रथ यात्रा निकलती है, सभी को पता है। और उस रथ यात्रा में बहुत बड़े बड़े रथ यूज़ किए जाते हैं, शायद 3 रथ यूज़ किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब वो रथ को खींचता कौन है, लोग लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उस रथ यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, मॉब होती है बहुत बड़े, है ना, बहुत संख्या में लोग होते हैं, लोगों का हुजूम होता है। तो लोग जो ब्रिटिशर्स ने देखा, जो वर्ड्स को शामिल करते थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हुजूम है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो भी प्रोनाउंस किया, जगन्नाथ को जगरनॉट प्रोनाउंस किया, तो इस वजह से ये जगरनॉट वर्ड हो गया और इसका मतलब अनस्टॉपेबल फोर्स निकला। उसी तरह एक नेम पर और बेस्ड है हमारा एक वर्ड दैट इज शोवनिस्ट, CHAUVINIST, शोवनिस्ट। अब ये शोवनिस्ट क्या होता है, ये जो शोवनिस्ट वर्ड है ये निकोलस शॉविन के नाम पर बना हुआ है। अब निकोलस शॉविन कौन थे, बेसिकली निकोलस शॉविन नेपोलियन बोनापार्ट के एक सैनिक थे, या शायद उनके सेनापति भी थे, जो भी थे। तो वो क्या थे कि नेपोलियन को लेकर बहुत ही वफादार थे, वो देशभक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा वफादार थे, मतलब वो देश के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते थे। तो जो शोविनिस्ट होता है वो उस व्यक्ति को बोलते हैं जो देश प्रेम बहुत ज़्यादा करता है, अति से अधिक करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये वर्ड वहाँ से आया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर देशभक्त लिखा हुआ है।
तो इसी तरह एक मैलाप्रोपिस्ट होता है। तो मैलाप्रोपिस्ट, राहुल गांधी को कई बार मैलाप्रोपिस्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कई बार पब्लिक प्लेस पर क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, अनजाने में उनसे गलती हो जाती है, लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो मैलाप्रोपिस्ट वो करेक्टर होता है, एक नॉवल है उसमें से एक करेक्टर लिया गया है मैलाप्रोपिस्ट। तो जो मैलाप्रोपिस्ट है बेसिकली मैलाप्रोपिस्ट, ये जो मैलाप्रोपिस्ट है ये उस व्यक्ति को बोलते हैं जो उसे गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो ये भी किसमें, नाम पर बेस्ड हैं सारे। इसी तरह केजरीवाल को मीन्स मैकियावली बोला गया था। अब ये भी मैकियावली कौन थे? ये इटली के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, कुछ लोग इनको धूर्त मानते हैं। तो इसी तरह से केजरीवाल को जो भी लोग मानते हैं तो उनका मैकियावली नाम दिया गया। तो मैकियावली का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो धूर्त व्यक्ति होता है ना। तो जो एपोनिम ऐसे वर्ड्स की कैटेगरी है जो नेम पर बेस्ड रहती है। तो हम एपोनिम में नेम पर वर्ड्स को रखेंगे, जो नेम पर आधारित रहेंगे उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, है ना। अगली जो हमारी कैटेगरी है होमोग्राफ है। अब होमोग्राफ का मतलब लिटरल मीनिंग देखो क्या होता है। होमो का मतलब वही सेम होगा, ठीक, या सिमिलर बोल सकते हो। ग्राफ का मतलब टू राइट होता है, लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम रिटन फॉर्म, रिपीटिंग। इसमें जो रिटन फॉर्म होगी मतलब लिखा इसमें एक ही जाएगा, लेटर्स एक ही रहेंगे। तो जैसे मैंने जो उसके बाद अगला क्या, बट डिफरेंट मीनिंग्स, उसकी कई सारी मीनिंग्स निकल सकती हैं। एंड मे बी प्रोनाउंस्ड सेम और डिफरेंटली इन अ डिफरेंट वे। हो सकता है कि उसको जैसा वो लिखा हो उसी तरह दोनों केस में एक ही जैसा प्रोनाउंस कर सकते हैं या अलग अलग भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। जो LIVE लिखा है, लाइव है, तो इसको हम लाइव भी पढ़ते हैं और लिव भी पढ़ते हैं। अब लाइव का मतलब क्या होता है कि सीधा, जैसे मैंने बोला लाइव ब्रॉडकास्ट, सीधा प्रसारण। और यही यही LIVE ही रहता है जिसको हम लिव पढ़ते हैं, जिसका मतलब रहना होता है। तो एक केस में लिव जो LIVE है ये लिखा तो सेम जाएगा, लेकिन इसको हम लाइव भी पढ़ रहे हैं, लिव भी पढ़ रहे हैं, और दोनों बार इसकी मीनिंग अलग अलग निकल रही है ना। तो यही आपका क्या है कि ये होमोग्राफ होता है। दूसरा इसका केस देखो, दूसरे केस में क्या है कि लिखा हुआ है एंड मे बी प्रोनाउंस्ड सेम और इन अ डिफरेंट वे। अब ये तो अलग अलग पढ़ा गया है। एक बार हम इसको लाइव पढ़ रहे हैं, दूसरा लिव पढ़ रहे हैं। लाइव पढ़ रहे हैं तो सीधा हो जा रहा है, और लिव पढ़ रहे हैं तो रहना मतलब हो जा रहा है। और जब एक वर्ड हमारा अगला जो फाइन है, ये फाइन को हम फाइन ही पढ़ते हैं। इसके कई सारे मीनिंग है। एक फाइन का मतलब दंड होता है, जो फाइन आप पे लगती है या जो जिस पर भी लगाते हैं। और एक फाइन महीन होता है। और महीन का मतलब यहाँ पर क्या है? महीन का मतलब ये है कि जैसे आप कई सारे कपड़े आते हैं जो नेट वाले कपड़े रहते हैं, जो पतले रहते हैं, झीने रहते हैं, तो उनको फाइन बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? फाइन क्लॉथ्स, है ना। तो फाइन को हम एक ही जैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं और दोनों बार इसका मीनिंग अलग है, दंड और महीन। और लाइव को हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइव भी पढ़ रहे हैं और लिव भी पढ़ रहे हैं, दोनों बार इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो होमोग्राफ में क्या होता है? दोनों में मीनिंग चेंज है ना, लिखा एक ही जैसा जाएगा। होमो का मतलब सेम रिटन। अब आप कंफ्यूज, अगर आपको कंफ्यूजन जहां तक मुझे लगती है अगर हो सकती है तो होमोनिम्स और होमोग्राफ में हो सकती है। तो जो होमोनिम होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेलिंग उनकी सेम है बट उनको पढ़ा एक ही जैसा जाएगा। लेकिन होमोग्राफ को एक जैसा पढ़ा जा सकता है, एक जैसा नहीं भी पढ़ा जा सकता है। जैसे हम LIV को कभी लाइव पढ़ रहे हैं, कभी लिव पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम बैट को, यहाँ भी चमगादड़ बैट का मतलब है और बैट का बल्ला भी वही है, भी वही मतलब निकल रहा है। कैपिटल भी इसमें पढ़ रहे हैं तो राजधानी हो रहा है, और कैपिटल ही पढ़ रहे हैं तो पूंजी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कई बार चेंज हो जा रहा है, कई बार नहीं चेंज हो रहा है। तो जो होमोग्राफ और होमोनिम में ये थोड़ा अंतर है ना। हाँ, तो रिटन फॉर्म को लेकर अंतर है, प्रोनाउंसिएशन को भी लेकर अंतर है। उसमें सेम प्रोनाउंसिएशन रहता है, इसमें अलग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारी 7th नंबर की कैटेगरी हो गई, है ना। आप आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर से आपको पूरा दिखा दूं। ये है आपका, ठीक है, सेम रिटन फॉर्म बट डिफरेंट मीनिंग एंड मे बी प्रोनाउंस सिमिलरली और लाइक इन अ डिफरेंट वे। अगली जो हम देखते हैं, अगली हमारी कैटेगरी जो है, तो अगली कैटेगरी में हमने हमारा जो 8th नंबर पर है हम उसको देखते हैं। अब देखते हैं 8th नंबर पर हमारी कौन सी किस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो आप उनसे फैमिलियर हो, उन जो 8th नंबर की हमारी जो कैटेगरी, आप उनसे परिचित हो। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिख रखा हुआ है ना, दैट इज
8 नंबर पर जो हमारी कैटेगरी दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप OWS पढ़ते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड्स आते हैं हम इसमें देखेंगे, है ना। तो जो वन वर्ड्स होते हैं, तो बेसिकली जो वन वर्ड्स में हम उनको रखते हैं जो वाक्यों के लिए एक शब्द रखा जाता है। जैसे मैं एक यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे एक वर्ड मैंने लिखा THEIST, थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में क्या करता है, विश्वास रखता है, हम उसी को थीस्ट बोलते हैं, है ना। तो ये जो भगवान में विश्वास रखे हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, थीस्ट वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे इसी का मैं जस्ट अपोजिट अगर करूं तो मैं यहाँ पर ए लगा दूं, THEIST, अथीस्ट हो जाएगा। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, है ना। और एक और मैं लिख दूं यहाँ पर वर्ड एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक कौन होता है, एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जो भगवान के अस्तित्व को लेकर कंफ्यूजन में हो। वन हु मीन्स लाइक नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड इज और नॉट, मतलब गॉड है या नहीं है, उसके अस्तित्व को लेकर जो श्योर नहीं होता उसको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। जो मानता ही नहीं वो अथीस्ट होता है, और जो थीस्ट होता है वो मानता है। तो ये वाक्यों के लिए एक शब्द है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको इस तरह के जो वर्ड्स मिलेंगे आप किस में रखोगे, OWS में रखोगे, है ना। हमारे जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज फॉरेन एक्सप्रेशन। हालांकि इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन ही है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश में भी कई अन्य भाषाओं को यूज किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश हमारी है वो क्या है, बेसिकली लगभग 300 से ज़्यादा भाषाओं का मिश्रण है, उसमें बहुत सारी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, है ना। तो अगर मैं इसमें मैं एग्जांपल के तौर पर अगर रखूं मैं, तो जैसे फॉरेन एक्सप्रेशन जो हमारे लैटिन से लिए गए हैं, तो उनमें एक आपका बड़ा सा कॉमन सा वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको आप एल्मा मैटर जिसको आप पढ़ते हो। तो अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी में तो आप इसको बोल सकते हो मातृ संस्था, मतलब कि वंस ओल्ड स्कूल और कॉलेज। तो ये जो फॉरेन एक्सप्रेशन है इसमें इंग्लिश में जो दूसरी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं वो, ये जो एल्मा मैटर है ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये हमारा, हालांकि इंग्लिश में लैटिन के बहुत सारे शब्द हैं लेकिन ये भी हमारे लैटिन का शब्द है, इंग्लिश का खुद का शब्द नहीं है, है ना। तो जो एल्मा मैटर होता है वो क्या होता है कि इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, मातृ संस्था। मतलब अब इसका मतलब देखो कि अगर आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इंटरमीडिएट आपने किसी दूसरे स्कूल से किया और फिर आप कॉलेज में दूसरी जगह जा रहे हो, तो जब आप कॉलेज में पहुंचते हो तो वो जो स्कूल होता है आपके लिए क्या हो जाता है, एल्मा मैटर हो जाता है। मतलब आपके लिए मातृ संस्था होती है जब जहाँ पढ़कर रह चुके हो, है ना। या फिर आपने एक ग्रेजुएशन दूसरी यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आपके जो ग्रेजुएशन वाली यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एल्मा मैटर हो जाएगी, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये फॉरेन एक्सप्रेशन है जो लैटिन शब्द है लिया गया। एक बड़ा कॉमन सा वर्ड जो यूज किया जाता है, इस तरह कुछ लिखा रहता है। अब इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेशिया का मतलब होता है, आप क्या पढ़ते हो, जब जहां भी आपको एग्जाम्पल देना होता है तो आप लिखते हो E.G फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए जब आप लिखना होता है तो ईजी लिखते। तो ये भी इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये दूसरी भाषा से लिया गया है ना। इसी तरह आप एक और मैं वर्ड लिखूं जो कॉमन सा है ETC, ये भी आपका फॉरेन वर्ड ही है ना। फॉरेन एक्सप्रेशन, इंग्लिश का खुद का शब्द नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका जो स्पेलिंग होता है ये इस तरह लिखा जाता है। अब पढ़ते क्या है इसको, एटसेट्रा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है इत्यादि, इनके अलावा भी और हैं, है ना, इन अदर। तो ये आपके लिए एटसेट्रा हो गया, ये भी फॉरेन वर्ड हो गया, फॉरेन एक्सप्रेशन हो गया। एक और वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज दिस वन
इस तरह कुछ लिखा रहता है, ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं I.E। अब इसका मतलब ये भी आपका लैटिन वर्ड ही है, तो जिसको आप क्या लिखते हो, सॉरी, इट इज। अब इसका मतलब क्या होता है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ठीक है। आई जो लिखा रहता है, इट इज जो आप इसको पढ़ते हो, ये भी फॉरेन एक्सप्रेशन ही है, दूसरी भाषा से इंग्लिश में लाया गया है ना। एक और फ्रेंच भाषा से जो शब्द लिया गया है, जैसे मैंने लिखा, आपने अगर एक गाना आया था ऊलाला ऊलाला, तो बेसिकली उस ऊलाला जो है वो एग्जैक्ट वर्ड क्या था, वो ये था OLALA, कुछ इस तरह था। और ये फ्रेंच वर्ड है और इंग्लिश में यूज किया गया, जिसका मतलब होता है ओ डियर, है ना। तो ओ